आदित्य एक नदी के किनारे आग जलाकर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था। नदी का पानी जैसे संगीत बनकर उसके कानों में गूंज रहा हो और आदित्य आंखें बंद करके नेचर का मजा ले रहा था। अचानक आदित्य के पैर को कोई चीज चुभी। आदित्य ने नजरअंदाज किया और फिर से आंखें बंद कर ली। फिर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके पैर को किसी ने कस के पकड़ा हो। वो आंखें खोलता इससे पहले ही कोई आदित्य को खींचते हुए नदी के पानी में ले गया। ये कैसा सपना था? सपने में भी जान निकल गई। एक तो मुझे तैरना नहीं आता, ऊपर से ये पानी के सपने। चलो अब सो जाता हूँ, कल कॉलेज भी तो जाना है। अगली सुबह आदित्य कॉलेज गया। कॉलेज में आदित्य का बेस्ट फ्रेंड था जय। आदित्य ने जय को अपने सपने के बारे में बताया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुझे हमेशा पानी के ही सपने क्यों आते हैं? क्या तेरी पानी से कोई पुरानी दुश्मनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन एक बात तो है, मुझे हमेशा एक गांव भी नजर आता है सपने में, विहार नाम का एक गांव। क्या नाम बताया तूने आदित्य? विहार गांव का बोर्ड मुझे हमेशा दिखाई देता है। विहार गांव, ये तो राजस्थान में आता है ना? हाँ, लेकिन मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ, विहार गांव से मेरा क्या संबंध? तभी बेल बजती है। अच्छा चल, क्लास का टाइम हो गया है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। शाम को आदित्य हॉस्टल लौट तो आया, लेकिन वो रात भर विहार गांव के बारे में सोचता रहा। अगले दिन आदित्य इंटरनेट पर राजस्थान के विहार गांव के बारे में सर्च करता रहा। उसके बाद जैसे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई हो और वो उसी रात विहार जाने के लिए निकल पड़ा। 10 घंटे सफर करने के बाद आखिरकार आदित्य विहार गांव पहुंच गया। गांव की दहलीज पर गांव के नाम का बोर्ड लगा था। वो वैसा ही बोर्ड था जैसा आदित्य ने अपने सपने में देखा था। ये कैसे हो सकता है? सेम टू सेम बोर्ड मेरे सपने में कैसे आ सकता है? गांव में जाकर वो गांव के सरपंच से मिला। जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं मुंबई से आया हूँ। विहार गांव की परंपराओं के बारे में जानकारी लिखने आया हूँ। क्या कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है बेटा, ये तो अच्छी बात है कि तुम हमारे गांव के बारे में लिखना चाहते हो। सरपंच ने गांव के धर्मशाला में आदित्य का रहने का इंतजाम किया। रात को सरपंच खुद आदित्य के लिए खाना लेकर गए। देखो बेटा, तुम हमारे गांव के बारे में लिख रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई भी नदी या तालाब के पास नहीं जाता, तो तुम भी 7 बजे के बाद यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? ठीक है सरपंच जी, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मतलब 7 बजे के बाद नदी किनारे ऐसा क्या होता है? देखो बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम इन सब बातों पर विश्वास ना करो, लेकिन हम मानते हैं 7 बजे के बाद इंसानों के लिए वहां खतरा होता है, इसलिए कह रहा हूं बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से निकल गए। आदित्य ने खाना खाया और सो गया। अगले दिन आदित्य गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे पता भी नहीं चला कि वो गांव के पुराने महल के पास पहुंच गया। महल बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। महल को देखकर आदित्य जैसे उसके करीब खिंचता जा रहा था। वो महल के गेट के बाहर पहुंच गया। वो अंदर जाने ही वाला था कि गांव के सरपंच ने उसे पीछे खींच लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? सरपंच जी, आपने तो नदी किनारे जाने से मना किया था ना? ये तो कितना खूबसूरत महल है। खूबसूरत महल? कौन सा खूबसूरत महल? आदित्य ने देखा तो वहाँ कोई महल नहीं था, बल्कि वो नदी के किनारे खड़ा था। आदित्य को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन सरपंच जी शायद कुछ समझ गए थे। आदित्य वापस धर्मशाला में लौट आया। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। धर्मशाला में जब आदित्य उसके साथ घटी घटना के बारे में सोच रहा था, सरपंच जी वहां पर आ गए। आदित्य बेटा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद तुम उस पर भरोसा ना कर सको, लेकिन हमारे गांव को पंडुबा का श्राप है। पंडुबा? ये कौन है और इसने क्या श्राप दिया है विहार गांव को?
सरपंच जी ने बताया कि तकरीबन 200 साल पहले हमारा गांव नहीं एक राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा सूर्यभान रायजादा थे। सूर्यभान रायजादा का नाम सुनकर आदित्य चौंक गया। सरपंच ने बताया कि वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। अपने राज्य में वो सिर्फ अपनी ही मनमानी करते थे और धीरे धीरे राज्य का रोजगार भी कम होने लगा। लोगों को अनाज की कमी होने लगी, लोग भूखों मरने लगे। गांव में पांडु नाम का एक गरीब किसान था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। सुनिए, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल भी बच्चे भूखे सोए थे और आज भी ऐसे ही सोएंगे क्या? आप बाहर जाकर जरा अनाज का इंतजाम तो कीजिए। पूरे राज्य में अनाज की कमी है। अब तो कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांडु उदास चेहरे के साथ बाहर निकला। थोड़ी देर आगे जाकर उसने देखा कि कुछ लोग बोरी में अनाज भरकर महल की तरफ जा रहे हैं। पांडु की भूख और अपने परिवार की चिंता ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया और उसने अनाज की चोरी की। ये बात जब राजा सूर्यभान को पता चली तो उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से पांडु को मौत की सजा सुनाई। इसने हमारे राज्य में रहकर हमारा अनाज चुराने का अपराध किया है। इसे ऐसी सजा दी जाए कि आगे ऐसा कोई भी करने की हिम्मत ना करे। पांडु के हाथ पैर बांधे और उसे एक पत्थर से बांध दिया। पांडु विनती करता रहा कि उसे छोड़ दे, उसके परिवार को उसकी जरूरत है, लेकिन राजा ने पांडु को नदी के बीचों बीच पानी में फेंक दिया। तब से पांडु की आत्मा पनडुब्बा बनकर सारे लोगों से अपना प्रतिशोध ले रही है। रात के वक्त पनडुब्बा पानी से बाहर आता है और सामने अगर कोई भी इंसान दिखे तो उसे मारकर उसका मांस खाता है। क्या आपके पास कोई तस्वीर है राजा सूर्यभान के परिवार की? हाँ है। सरपंच जी ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें राजा सूर्यभान और उसके परिवार की सारी कहानी थी और आखिरी पन्ने पर पूरे परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर आदित्य चौंक गया क्योंकि उसमें उसके दादाजी की जवानी की भी तस्वीर थी। ये कौन है सरपंच जी? ये राजा प्रताप रायजादा है। सूर्यभान रायजादा के पोते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दादाजी हैं। इनकी तस्वीर भी हमारे घर में लगी है और मेरा नाम आदित्य रायजादा है। मैं ये तो जानता था कि तुम्हारा राजा सूर्यभान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इसीलिए तुम्हें वो महल दिखाई दिया जो कई सालों पहले पानी में डूब गया था। सरपंच ने बताया कि पांडु के मरने के बाद उसकी आत्मा ने राज्य के पीने का पानी यानी नदी पर अपना घेरा बनाया। गांव का कोई भी आदमी रात को नदी के पास जाता तो पांडु उसे मार देता। एक दिन जब राजा सूर्यभान ने तांत्रिक को बुलाकर पांडु की आत्मा को यानी पनडुब्बा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बा ने सबको मार डाला और राजा सूर्यभान के सारे वंशज खत्म करने की बात की। और कुछ दिन बाद ही पनडुब्बा ने राजा के एक पुत्र की जान ले ली जो रात में शिकार के लिए गया था। फिर दूसरे बेटे को भी मार डाला। पनडुब्बा की बात को सच होता देख उन्होंने अपने पोते को शहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद ही राजा सूर्यभान की लाश उन्हीं के महल के पीछे वाली कुएं में मिली। उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। पूरी कहानी बताकर सरपंच जी वहाँ से निकल गए। बाहर पूरा पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे नदी में बाढ़ आने लगी और नदी का पानी गांव में आ गया और धर्मशाला में भी पानी भर गया। धीरे धीरे पानी आदित्य की घुटनों तक पहुंच गया। आदित्य ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो! कौन है? अचानक आदित्य के पैरों के पास से पानी के बुलबुले निकलने लगे और थोड़ी ही देर बाद पानी के अंदर से पनडुब्बा बाहर निकला। पूरा काला नीला सड़ा हुआ शरीर जिसमें से गंदी बदबू आ रही थी। लाल भयानक आंखें, नुकीले दांत, पीठ पर कुबड़ और लंबे लंबे हाथ पैर। उसका ये भयानक शरीर देखकर आदित्य डर गया और जोर से चीखने लगा।
बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदित्य चीखता रहा, लेकिन बाहर की बारिश, तेज हवाएं और कड़कती बिजली में उसकी आवाज कहीं दफन सी हो गई। मुझे भूख लगी है। बरसों की मेरी भूख आज शांत होगी, जब मैं सूर्यभान के आखिरी वंशज को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। आदित्य ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पंडुबा ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे नोच नोच कर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद आदित्य ने अपना दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव वाले धर्मशाला पहुंचे, तो उन्हें आदित्य की आधी सड़ी हुई लाश मिली। इंसान किसी खतरे में न पड़ जाए, इसलिए चेतावनी लिखी जाती है, और जहां चेतावनी लिखी हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। एक काली अंधेरी रात थी। एक झाड़ी के अंदर से डरावनी आवाज आती है। तभी झाड़ी को चीरकर एक भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आती है। वो अपनी थैली से एक आईना निकालती है और खुद का चेहरा देखती है। वो चेहरे पर झुर्रियां देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या? मेरे खूबसूरत से चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। मतलब अगर कुछ दिन और मुझे इंसानी खून नहीं मिला तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मैं बूढ़ी। मुझे जल्दी से इंसान का खून पीना होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान की तलाश में एक गांव के पास पहुंचती है, लेकिन गांव में कोई भी नजर नहीं आता। घर के सारे दरवाजे बंद रहते हैं। तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। वो पलट कर देखती है तो उसे एक तांत्रिक आता दिखाई देता है। क्या किस्मत है मेरी, शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मैं इसका खून पीऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। रुक जाओ, मेरी भूख मिटाए बगैर इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? रुक जा चुड़ैल, और इस गांव से दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मूर्ख तांत्रिक, अब तू नहीं बचेगा, और ना ही ये गांव वाले। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक भभूत निकालता है, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। चुड़ैल दर्द से कराहने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अब तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। तांत्रिक अपनी थैली से एक छोटी शीशी निकालता है, जिसके अंदर चुड़ैल एक धुएं के रूप में कैद हो जाती है। तांत्रिक शीशी लेकर जंगल के एक कुएं के पास पहुंचता है। आज के बाद तू इस कुएं में कैद रहेगी, जब तक कोई तुझे यहां से निकाल नहीं देता। ए रोनी, ए रोतलू लाल, तू यहाँ पे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? अरे हम पिकनिक पे जा रहे हैं यार, किसी की मैयत पे नहीं। जस्ट चिल यार। यार, जब से मुझे पता चला है कि हम जिस जंगल में पिकनिक मनाने जा रहे हैं वहाँ एक चुड़ैल का कुआं है, और वहाँ आसपास रहने वाले गांव के लोगों का कहना है कि उस कुएं की चुड़ैल लोगों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है। बस
तभी से मेरी बत्ती गुल है यार। गांव वाले गंवार होते हैं, इसलिए वो लोग भूत प्रेत चुड़ैल पर आज भी विश्वास करते हैं। खैर कोई नहीं, चुड़ैल हो या चुड़ैल की अम्मा, उसके साथ हम करेंगे तम्मा तम्मा। क्यों दोस्तों? सही बात है। रोनी की कही बात बिल्कुल सच थी, पर उसके दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा करके सभी ने आज अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया। पानी खत्म हो चुका है, मैं पानी लेकर आता हूँ। विक्की पानी की तलाश में घने जंगलों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसे सामने एक खूंटे पर बहुत सारे चमगादड़ टंगे हुए दिखते हैं, और फिर वो सारे चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाते हैं, विक्की को वहां टंगा बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर चेतावनी लिखी होती है, चुड़ैल का कुआं, इस कुएं के पास जाना सख्त मना है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पर अटके हुए हैं। भगवान जाने इन गंवार गांव वालों को कब अकल आएगी। विक्की एक बेल तोड़ता है, उसे बोतल में बांधकर उसकी सहायता से कुएं से पानी निकालने लगता है। तभी उसके कानों में बेहद डरावनी चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। विक्की आवाज सुनकर डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। विक्की घबराते हुए, कौन है वहां? लगता है किसी बच्चे ने इस कुएं में डाल दी होगी। मैं वापस आ गई। देख तांत्रिक, मैं वापस आ गई। अपने पीछे क्या हो रहा है उससे बेखबर विक्की पानी की बोतल पकड़े आगे कार की ओर जा रहा है। वो पीछे से आती इन आवाजों को सुनकर डर के रुक जाता है। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है और झटके से वो विक्की के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल हैरानी से उसे देखती रहती है। विक्की को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उसे हल्का सा डर लगता है। बावजूद इसके डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलटकर पीछे देखता है और बुरी तरह शौक से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसने मौत को देख लिया हो। कुएं के ऊपर हवा में एक बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल है जो उसे देख जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की जान बचाकर वहां से भागता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। चुड़ैल अपने लंबे बालों से उसे पकड़कर अपने पास खींच लेती है। मुझसे तेज तो ओलंपिक का धावक भी नहीं दौड़ पाएगा, तो तू किस खेत की मूली है? कितना जवान और गरम खून है। मजा आ जाएगा आज मुझे तुम्हारा खून पीकर। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुम ये पानी पी लो। मैं पानी नहीं, खून पीती हूँ। वो उस बोर्ड पर लिखी हुई चेतावनी नहीं पढ़ी क्या तूने? खून पीने वाली चुड़ैल हूँ जो खून पीकर जवान हो जाती है। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। अचानक चुड़ैल की जीभ तेज धार बन जाती है और एक ही झटके में विक्की की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। उसके धड़ से निकलने वाले खून को सर उठाकर पीने लगती है। खून पीकर चुड़ैल थोड़ी जवान हो जाती है और उसके चेहरे की झुर्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं।
ये विक्की कहाँ मर गया यार? अमित, लगता है उस झाड़ी में कुछ है। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रही है। अमित झाड़ी की ओर देखता है। झाड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। वो कहता है, कहाँ हिल रही है? वहां कुछ भी तो नहीं है। डर मत, हवा से हिल रही होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही है। देखो, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। यार तू डरता बहुत है। कोई जानवर होगा, हमें देखकर भाग गया। तू टेंशन मत ले, चल चिल मार यार। लेकिन रोनी तो टेंशन ले चुका था। बचाओ 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 बचाओ। उसके दोस्त उसे छटपटाते हुए देखते हैं। अमित और संजीव रोनी को बचाने के लिए उसकी ओर भागते हैं। रोनी को खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। तभी अचानक से रोनी का शरीर बाहर आ जाता है। इस कारण अमित और संजीव जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरते ही वो संभलते हैं और उनकी नजर रोनी पर जाती है। रोनी का सर धड़ से गायब है। ये देखकर अमित संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आते हैं और वो बाल उन्हें पकड़कर कुएं की ओर खींच कर ले जाते हैं। दोनों उल्टे लटके हुए चुड़ैल के चेहरे से इंच भर दूर रहते हैं। आज की इस दावत से मैं बहुत खुश हूँ। इंसान अगर किसी भी चेतावनी को जानबूझकर अनदेखा करता है तो वो अपनी मौत को दावत देता है। इसलिए जहां भी चेतावनी लिखी हो उसे अनदेखा न करें। क्या पता वहां भी चुड़ैल का वास हो। है और कोई माइका लाल जो इस चेतावनी को अनदेखा करके मेरे कुएं के पास आए?